comes in only constraint relation oftenly comes in the books like H.C. Verma, like Iridov या फिर बच्चे अदर बुक्स जिसके अंदर हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को बार बार चेक किया जाता है कि कंस्ट्रेंट रिलेटेड बच्चे के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं। जी परनीत बोलिए बच्चे, शाबाश। मैंने अभी ज्वाइन किया, तो आप फिर से बता सकते हो आपने क्या करवाया? मैंने कुछ भी नहीं कराया परनीत, मैं से पूछ रहा था कि रात को कितने बजे सोए परनीत, कि कल जन्माष्टमी थी, तो ऐसा तो नहीं कि आधे बच्चे अभी तक नींद के अंदर हो। अभी तक कुछ नहीं कराया। सो the thing is that today we will be starting with the multiple pulley आपके पास problems and the constraint relationships, multiple pulley problems and the constraint relationship। मल्टीपल पुली प्रॉब्लम सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर आती है जिसमें एक पुली फिक्स है और दूसरी मूवेबल है। द पॉइंट, द कॉन्सेप्ट, द मेन पॉइंट इन दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज simply tension multiplied by acceleration। tension multiplied by acceleration is equal to constant। यह हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। वन ऑफ माय स्टूडेंट इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पंजाब और वो डीसी पांडे की बुक कर रहा था और ही वाज फेसिंग वेरी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम। अब जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको दिक्कत आ रही थी, वन डे ही सेड कि सर मैं इस तरह की प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, तो आप बताओ कि सर ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं और जो सोल्यूशन दे रखा वो तो वैसे ही दिमाग के ऊपर से जा रहा है। देन मैंने उसको अपना मेथड बताया, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उसको लगा था कि इसके डाउट सेशन शायद से 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, बट वो सारी प्रॉब्लम्स विद इन 20 मिनट्स हमने सॉल्व कर दी। सिंपल टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहना क्या चाहता है? सपोज कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास एक पुलिया जो कि फिक्स है, यहाँ पर मेरे पास एक मास जुड़ चुका है और एक पुली आपके पास यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है। नाउ देयर इज अनदर पुली व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर। मेरे पास यहाँ पर एक और पुली है जो कि आपके पास यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है, और हमारे पास ये रस्सी ऊपर चली गई और ये रस्सी बच्चे हमारे पास यहाँ पर फिक्स हो। अब नीचे मेरे पास यहाँ पर एक और मास है। द मास हेयर इज 4 kg, हेयर द मास इज आपके पास 3 kg। ये 4 और 3 मासेस। अब नाउ टीचर सेज दैट व्हाट विल हैपन, तो आप बोलोगे हैपन तो सर क्या होना है, यहाँ पर 4g की फोर्स नीचे लगेगी और यहाँ पर कितने की फोर्स नीचे लगेगी, 3g की फोर्स। और मुझे पता है कि 4g की फोर्स सिस्टम को लीड करेगी, तो ये मास नीचे गिरना चाहिए और ये मास ऊपर आना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज दैट क्या दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, और अगर सेम नहीं होगी तो उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर हम इन रस्सियों में टेंशन बनाना स्टार्ट करें, ये ऊपर से लेके नीचे तक एक रस्सी है। नाउ दिस इज टेंशन टी, दिस इज टेंशन टी, ये टेंशन टी है एंड दिस इज टेंशन टी। ये हमारे पास टेंशन टी है और ये भी हमारे पास टेंशन टी, क्योंकि रस्सी एक जैसी है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसके नीचे आ जाऊं, यहाँ पर एक बात समझो, इस पुली के ऊपर टेंशन टी और टी लग रही और नीचे बच्चे एक रस्सी है, इसमें ब्रेकेज आ गई, तो याद रखना नीचे अब मेरे पास टेंशन कितनी आ जाएगी, 2t, और ये टेंशन आपके पास क्या आ जाएगी, 2t। अगर ऊपर 3 रस्सियां होती तो नीचे 3t आ जाता, 4 रस्सियां होती 4t आ जाता, कोई ज्यादा मुश्किल तो बात है नहीं। अब एक बात समझने की कोशिश करो, एक्सेलरेशन कैसे निकालना, ध्यान से समझ। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बी a1 एंड दिस बी a2। अब यहाँ पर बताओ बच्चे, हमारे पास 3 kg के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, t मल्टीप्लाइड बाई a1, और 4 kg के लिए क्या कॉन्सेप्ट है जरा बता दो, 2t मल्टीप्लाइड बाई a2। तो बताओ t से t आपके पास क्या हो गया, कैंसिल। तो एक्सेलरेशन a1 जो है इट इज डबल द एक्सेलरेशन ऑफ a2।
Means if the acceleration a2 is a meter per second square, then what will be the acceleration of a1? This will be 2 into a. That is the point जो कि बहुत कम बच्चों को पता है. Now this is the constraint relationship, जिसमें हमारे पास ये पुली तो आपके पास फिक्स है और ये पुली हमारे पास क्या है, मूवेबल. You will find a variety of problem only in your HC Verma and Irido. और जो मैंने आपको मेथड बताया यहाँ पर एडो. जी जी जगजोत बोलिए शब्द. सर मेरा नेटवर्क खराब हो गया था, ये टेंशन से बताना. यहाँ पर आपके पास टेंशन टी है ना. दिस इज द टेंशन टी, दिस इज द टेंशन टी. ये हमारे पास टेंशन टी आ गई. रस्सी एक जैसी है तो टेंशन टी आ गई. और यहाँ पर टी प्लस टी, तो नीचे मूवेबल पुली के लिए क्या आ जाएगी आपके पास, ये 2t आ जाएगी. टी प्लस टी 2t. और यहाँ पर भी मेरे पास 2t. नाउ मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 4 kg की बॉडी नीचे A2 से गिर रही और आपके पास 3 kg की बॉडी A1 से ऊपर जा रही है. ये नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि ये फोर्स बड़ी है. और ये ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि ये फोर्स छोटी है. और मेरे को अब इस A1 और A2 में रिलेशन निकालना है. कैसे निकालेंगे, सिंपल, टेंशन T मल्टीप्लाइड बाई A1 और इस मास के साथ टेंशन 2T मल्टीप्लाइड बाई A2. तो T मल्टीप्लाइड बाई A1, क्योंकि कांस्टेंट है ना टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब दूसरी तरफ भी टेंशन इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम. ये सेम होना चाहिए प्रोडक्ट. कि जितनी मर्जी इसके अंदर पुली आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1000 प्रॉब्लम आ जाए, ये वैसे का वैसा रहेगा. एंड वी हैव A1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बताओ, 2. इस वजह से क्योंकि A1 इज ट्वाइस ऑफ A2, तो A2 अगर A मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आपके पास A1 किसके बराबर आ जाएगा, 2. दैट्स इट. नाउ अब क्या रह गया, अब रह गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. ये अब इंपॉर्टेंट है. दिस इज नोन एज टू बी द कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप. इसको हम कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, NLM. और ये मैं बहुत बहुत आपको यहाँ पर इजी बता रहा हूँ, सुपर डुपर इजी बताने, क्वेश्चन करने के तरीके और भी, लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो मेथड बहुत इजी है. यानी कि वो मेथड जिससे आप क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व करके किसी को दे सकते हो. अब मैं अगर 4 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बताओ क्या बनेगा, शाबाश बताओ. 4 kg बॉडी पे ऊपर टेंशन कौन सी लग रही है, शाबाश बताओ बच्चे, 2T की. और नीचे बच्चे फोर्स कौन सी लग रही है आपके पास, शाबाश बताओ, 4G. और ये A से नीचे आ रहा है, ये हमारे पास A से आपके पास नीचे आ रहा है, शाबाश. अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, शाबाश बताओ. 4G माइनस ऑफ 2T इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन. ये मेरे पास 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम. और इसी तरीके से 3G बॉडी का आपके पास FBD क्या बन जाएगा. अब ये FBD भी कई बच्चों को क्लियर नहीं होता है, सर ये FBD क्या होता है, या तुमसे आपके दोस्त पूछेंगे कि ये FBD क्या होता है. भाई कई बच्चों को, भैया आजकल तो चलो नॉलेज होगी इंटरनेट की वजह से, पुराने टाइम पे बहुत बुरा हाल होता है. अब 3 kg की बॉडी 2A से ऊपर जा रही है, ये 2A से बच्चे हमारे पास ऊपर की तरफ को जा रही है. और मुझे यहाँ पर बताना है बच्चे क्या, अब इसकी इक्वेशन, अब ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसलिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, T माइनस 3G इज इक्वल टू 2A into 3. अब मेरे पास यहाँ पर ये इक्वेशन है 2A into 3, सॉरी 2A into 3. तो मेरे पास इक्वेशन T माइनस 3G इज इक्वल टू 6A. मैं यहां से T की वैल्यू निकालूंगा तो 6A प्लस ऑफ 3G T की वैल्यू, ये T की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं. तो 4G माइनस ऑफ 2 इंटू 6A प्लस ऑफ 3G इज इक्वल टू 4A. एंड 4G माइनस ऑफ 12A माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पर 6G इज इक्वल टू 4A. नेक्स्ट वन 4G माइनस 6G और ये आपके पास कितना आ गया बच्चे, 12. आपके पास यहाँ पर A आ जाए.
तो हमारे पास यहाँ पर क्या इक्वेशन आ जाएगी बच्चे आपके पास, इक्वेशन। सो व्हाट वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन। यहाँ पर मेरे पास अब इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2g, माइनस ऑफ 2g इज इक्वल टू 16। आप देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं होगी है। ये 4g माइनस ऑफ 2t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, t माइनस ऑफ 3g is equal to mass into acceleration 6a plus of g। ओके नेक्स्ट। हर्षुल आपके क्वेश्चन बच्चे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएंगे। हर्षुल का नाम मैंने देखा तो बेटा आपके काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस है आपके, मैंने ये मेरे पास पड़ी भी है बच्चे, मैंने निकाल भी लिया, सिर्फ फोटो खींच के आपको भेजनी है, तो मिल जाएगी बच्चा। ओके सर। तो हमारे मिल जाएगी आपको। तो 4g माइनस ऑफ 12a प्लस ऑफ 6g, तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 4g माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पर कितना आ गया 12a, 4g माइनस ऑफ 12a और आपके पास है माइनस 6g माइनस ऑफ 6g माइनस ऑफ 6g इज इक्वल टू 4a। तो दिस इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर कितना आ गया 4a। अगर मैं चीजों को यहाँ पर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज किस तरीके से आ जाएगी, दिस विल बी माइनस ऑफ 2g इज इक्वल टू 16a और हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन विल बी माइनस ऑफ यहाँ पर बच्चा हमारे पास 20/16। नाउ इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इसको भी हम समझते हैं। माइनस ऑफ 5 अपॉन आपके पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। देखिए नेगेटिव साइन का मतलब आपके पास अगर ये हमारी कैलकुलेशन सारी सही है तो रॉन्ग अजम्पशन, और रॉन्ग अजम्पशन किसके बच्चे आपके पास डायरेक्शन, रॉन्ग अजम्पशन ऑफ द डायरेक्शन, रॉन्ग अजम्पशन ऑफ द डायरेक्शन। जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर देखिए ये अब आपके पास क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो बच्चे नेगेटिव साइन का मतलब है कि बॉडी जो मैं एज्यूम कर रहा था कि ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, अब वो ऊपर एक्सेलरेट करने के बजाय कहां पर एक्सेलरेट करेगी, नीचे। और जिस बॉडी को मैं नीचे एक्सेलरेट करने की बात कर रहा था वो कहां पर एक्सेलरेट कर जाएगी, अब। कभी भी नेगेटिव साइन आए तो घबराने का नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। और घबराए, अगर आप घबरा रहे हो कि नेगेटिव साइन क्यों आया, तो नेगेटिव साइन मेरली आपको क्या बताता है कि आपने डायरेक्शन जो एज्यूम की थी वो रॉन्ग है। ये अब आपको थोड़ा सा आगे की तरफ सोचना पड़ेगा, आगे की तरफ चीजों को लेके जाना पड़ेगा, ठीक। अब फोकस हमने इसी पॉइंट के ऊपर करना कि मेरे पास यहाँ पर टेंशन इनटू एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, शाबाश बताओ, कांस्टेंट। टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, शाबाश बताओ, कांस्टेंट। अब ये मेरे पास यहाँ पर कंस्ट्रेंट है, इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस अब आपको नजर आएंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। कैसे, मैं समझाता हूँ, फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चे आपके पास पुली है, देखते जाना, ये बच्चा हमारे पास पुली है, ये पुली बच्चा हमारे पास नीचे एक मास के साथ जुड़ी हुई है, फोकस करना। यह हमारे पास यहाँ पर एक मास के साथ जुड़ी हुई है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक पुली आई, ये मूवेबल है, ये ऊपर गई, ये आपके पास दूसरी पुली है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक और आई पुली, ये आपके पास यहाँ की तरफ को चलेगी, ये हमारे पास ऊपर आ गई। फिर हमारे पास यहाँ पर एक और पुली है, ये हमारे पास यहाँ पर एक और फिक्स पुली है, और ये ऐसे आ गई, ये यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ी हुई। और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक मास लटका हुआ है, ये मास बच्चा हमारे पास यहाँ पर लटका हुआ है। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर M2 kg है और ये मेरे पास है M1 kg। अब फोकस करना बच्चे, हमारे पास फोकस करना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे,
ये वाला मास नीचे की तरफ को गिर रहा है। अगर इसके नीचे गिरने के एक्सेलरेशन मेरे पास a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितनी बचे, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टीचर मुझे बोलता है ये दूसरा मास कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालें। अब बच्चा जो है बोलता है सर इतनी सारी पुलिस है, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा। मैं बोलूंगा देख, यकीन अपने ऊपर कर, सब कुछ हो जाएगा। ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, ये रस्सी एक जैसी चल रही है, टेंशन टी टेंशन टी, टेंशन टी, और ये टेंशन टी। ये बच्चे टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, पेयर्स के अंदर होती है टेंशन टी और टेंशन टी। आगे अब बताओ ये टी और टी यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, शाबाश बताओ, 2T। ये टी और टी बच्चे हमारे पास 2T आ जाएगा, ये भी 2T और ये भी 2T। अब बताओ इस m1 मास पे कितनी टेंशन लग रही है और कितनी एक्सेलरेशन, एक टेंशन लग रही है और एक एक्सेलरेशन। तो टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और सामने बताओ टोटल कितनी टेंशन लग रही है, T प्लस ऑफ 2T प्लस ऑफ 2T प्लस ऑफ 2T। लग गया पता बच्चे, T प्लस ऑफ 2T प्लस ऑफ 2T प्लस ऑफ 2T। टोटल कितनी टेंशन लग रही है बच्चे हमारे पास, 70। और इसके एक्सेलरेशन को मैं x मान लेता हूं, तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास एक्सेलरेशन x है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ आपके एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, a/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन। अब बताओ क्या आप ऐसे क्वेश्चन, देखो लेकिन बात है कॉन्सेप्ट की बच्चे, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तब तो बड़ा इजी है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है बच्चे हमारे पास, तो फिर हमको लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है यार, पता नहीं कहाँ से। तो एक दिन ऐसा करूंगा मैं आपके लिए, मैं आपको इसका मुश्किल वर्जन करके बताऊंगा। जिस दिन मैं आपको मुश्किल मुश्किल दिखाऊंगा ना, उस दिन तुमको लगेगा नहीं सर पुराना मेथड ठीक है सर, हमने मुश्किल वर्जन नहीं करना। इसका एक बहुत मुश्किल वर्जन है जो करीबन 1.5 पेज के ऊपर जाता है, यानी कि बच्चा हमारे पास 1.5 पेज के ऊपर इसका सोल्यूशन जाता है, और वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है बच्चा हमारे पास। तो 1.5 पेज पे इसका एक सोल्यूशन जाता है, उसको करना और उसको सॉल्व करना मतलब कि खुद के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं बच्चों के लिए बड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ पर लेके आता हूँ। जैसे अब मैं बात करता हूँ बच्चा आपके पास HC वर्मा साहब, HC वर्मा के अंदर एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये बच्चा हमारे पास ऐसे एक ब्लॉक आ गए, ये मेरे पास एक फिक्स पुली है, यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक मूवेबल पुली है, ये रस्सी चली गई आपके पास, या हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से थ्रेड बच्चा आपके पास चला गया, या हमारे पास यहाँ पर थ्रेड है। अब आपको खुद की चीजें समझनी पड़ेंगी। ये हमारे पास एक मूवेबल पुली है और ये रस्सी आकर इसके साथ जुड़ गई, और हमारे पास यहाँ पर इसके पीछे मास है। मास बच्चा हमारे पास है यहाँ पर 2 kg का, अब फ्रिक्शन नहीं है, और नीचे बच्चा हमारे पास एक और मास है, और ये मास कितने का है बच्चे, 3 kg। अब टीचर आपको HC वर्मा के अंदर यही मासेस हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन बच्चे कॉन्सेप्ट ये है। और टीचर बोलता है यहाँ पर 3 kg और 2 kg बॉडी के एक्सेलरेशन बताओ। अब ये एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकती, बताओ क्यों नहीं हो सकती। अगर कोई बच्चा बोले तो यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, तो ये टेंशन आपके पास T है और ये टेंशन T है, क्योंकि रस्सी एक जैसी है। लेकिन क्या यहाँ पर टेंशन T है कि 2T है बच्चे, शाबाश बताओ, 2T है, ये 2T। अब अपना दिमाग लगा, ये मास नीचे गिरता है आपके पास, और ये मास बच्चा अगर मेरे पास नीचे गिरता है तो ये मास आगे की तरफ हो जाता है। मैं इस एक्सेलरेशन को A1 मान लेता हूँ, इसको A2। अब बताओ आपके पास क्या इक्वेशन है बच्चा हमारे पास, इसके अंदर एक सिंपल सी बात है, 2T मल्टीप्लाइड बाई A2, 2T मल्टीप्लाइड बाई A2 इज इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाई A1। T से T कैंसल, तो आपके पास A1 इज ट्वाइस ऑफ A2। So let A2 be equal to A मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास अगर A2 हमारे पास A मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
तो बच्चे A1 आपके पास किसके बराबर है, शाबाश बताओ, 2A मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर 3G आ जाएगा, ये 2G आएगा, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं। और कोई अपोजिंग फोर्स है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं। अब जरा इक्वेशन बनाओ, 3G बॉडी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, शाबाश बताओ जल्दी बेटा, जितनी जल्दी जवाब दोगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने उन बच्चों का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा देखा है जिन बच्चों ने साथ साथ बोला। जल्दी बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी जल्दी 3G बताओ। minus T 3G minus बिल्कुल, T ये is equal आपके to पास 2A बिल्कुल into आकाश, 3. इतना टाइम लगना चाहिए आकाश। 3G माइनस ऑफ T इज इक्वल टू 3 into 2 और 3G माइनस ऑफ T इज इक्वल टू 6। ये पहली इक्वेशन। दूसरी, अगर मैं 2 kg बॉडी को देखता हूं और यहाँ पर टेंशन लग रही है बच्चे 2T की, और हमारे पास एक्सेलरेशन कितने की है बच्चे, हमारे पास एक ही। अब अपोजिंग फोर्स कोई नहीं लग रही, तो सिंपली बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2T माइनस 0, अपोजिंग फोर्स कोई नहीं लग रही, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 2T इज इक्वल टू 2A, यानी कि बच्चे टेंशन इज इक्वल टू किसके बराबर है, A। ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। मैं सेकंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मैं सेकंड इक्वेशन को अगर 1 में डाल दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, पुट सेकंड इन 1, पुट सेकंड इन 1। मैं सेकंड को अगर 1 में डाल देता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बताओ। दिस इज 3G माइनस ऑफ A इज इक्वल टू 6, और वी कैन राइट डाउन 30 इज इक्वल टू 7A, और देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30/7 मीटर पर सेकंड। ये किसकी एक्सेलरेशन आई है, 2 kg की। ये हमारे पास 2 kg की एक्सेलरेशन आई है, तो बताओ 3 kg की एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी, दिस विल बी 2 into 30, इसके डबल। तो ये हमारे पास बच्चा यही तो नहीं जान पाता है, जब आप कोई किताब उठाते हो जिसमें ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपके पास इन दोनों पुलिस के अंदर से ये मेरे पास फिक्स पुली है और ये मूवेबल पुली है। तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि टीचर ये मूवेबल पुली क्यों डाल रहा है। और फिर दूसरा, जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसको ये नहीं समझ में आ पाता कि यार एक की एक्सेलरेशन डबल है और दूसरे की बच्चे हमारे पास सिंगल क्यों। और ये अगर चलो एक बार मान भी लिया, बच्चा कहता चल यार मैंने अपने आप को समझा भी लिया, पर ये आती कैसे है, मुझे कैसे पता लगेगा किसकी डबल और किसकी सिंगल है। बच्चा बोलता है सर मैं तो गया फंस, अब मैं क्वेश्चन कैसे करूं, मैं किताब का देखता हूं सोल्यूशन तो भेजे में कुछ नहीं पड़ता है। और अगर मैं वही, अब टीचर क्या है, मैक्सिमम टीचर क्या है बच्चे हमारे पास, मैक्सिमम टीचर किताब का सोल्यूशन रटवा देते हैं, वो रीडिंग कर देते हैं बच्चे के आगे, अच्छा ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा। बच्चा बोलता है यार मेरे को किताब से अगर पता लगता होता तो मैं आता तेरे पास। ये शॉर्टकट कोई टीचर नहीं बताता, ये वाला टेंशन इनटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और जब ये शॉर्टकट बच्चे को पता लगता है, बच्चा बोलता है ले अभी HC वर्मा आज अभी काके कितनी प्रॉब्लम्स है, वो बोलता है 4 प्रॉब्लम्स है, फटाक करके प्रॉब्लम निकाल दो। इसी तरीके से जो है बच्चा हमारे पास वो जाता है रीडो में, कितनी प्रॉब्लम्स है यार 10 कर प्रॉब्लम है, फटाक करके निकाल देता है वो, एक एक लाइन के अंदर वो निकाल, वो बताता है यार इसकी एक्सेलरेशन डबल है, अच्छा इसकी सिंगल है यार, काम खत्म। तो ये हमारे पास आ जाती है मूवेबल पुली। और यहाँ पर मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ बच्चे, फोकस करना, यहाँ पर मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ कि बेटा आपको इस बात को देखना पड़ेगा किसकी एक्सेलरेशन किसके डबल है, वो टेंशन से पता लग जाएगा, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन। अब HC वर्मा साहब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, देखना बच्चे, ये HC वर्मा साहब का एक और क्वेश्चन है। ये बच्चा हमारे पास ऐसा एक मैकेनिज्म है, ये हमारे पास आ गया, ये एक और पुली आ गई। अब खुद सोचना, यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से नीचे पुली है, अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि मूवेबल पुली कौन सी है। ये रस्सी को हमने यहाँ पर लगा दिया, ये बच्चा हमारे पास नीचे एक मास आ गया और ये मास यहाँ पर आ गया, ठीक, फोकस करते रहना। ये हमारे पास नीचे मास जा रहा है बच्चा आपके पास 4 kg का, और ऊपर मास है बच्चा हमारे पास 2 kg का। बताओ मूवेबल पुली नजर आ रही है आप सबको, कौन सी है, बिल्कुल नजर आ रही है सर। अब यहां से टेंशन T, ये 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 टेंशन T,
इस ये मूवेबल पुली के नीचे आपके पास क्या आ जाएगी 2t और 2t। ये 4 kg का मास नीचे जाएगा और ये बच्चे 2 kg का आगे जाएगा। अगेन ये HC वर्मा साहब की प्रॉब्लम है, HCV की प्रॉब्लम है। जल्दी बताओ किसकी एक्सेलरेशन किसके डबल होगी? शाबाश। किसकी एक्सेलरेशन किसके डबल होगी? थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे तो पता लग जाएगा। ये A1 है और ये A2 है जी। बताओ क्या आ जाएगा? 2t into A1, 2t into A1 is equal to t into A2। तो ये कैंसल हो जाएगा और 2A1 is equal to A2 आ गया। और देयरफॉर अगर बच्चे मैं आपके पास A1 को यहाँ पर A मीटर पर सेकंड मान के चलूं तो A2 किसके बराबर है? 2A मीटर पर सेकंड तो साफ पता लग गया कि ये मेरे पास यहाँ पर 2A मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया और ये मेरे पास यहाँ पर A मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अब मेरे पास यहाँ पर 4G है। नाउ अब मैं इस प्रॉब्लम को आगे अब आपके साथ नहीं, बिकॉज अब आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ एंड दिस विल बी योर होमवर्क। ये होमवर्क रहेगा और यहाँ पर बच्चे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसको आइडेंटिफाई करो। आप इसको आइडेंटिफाई करो। देखो बच्चे हमारे पास कि किस तरीके से बच्चे आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर हैंडल कर पाओ। चलते अब हम आगे की। अब हम यहाँ पर बच्चे इसको आगे की तरफ को लेके चलते और चीजों को अंडरस्टैंड करते। तो ये बच्चे हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वीडियो आप जितनी बार देखोगे उतनी बार बच्चे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जब भी कोई न्यूमेरिकल अटके ये वीडियो बच्चे आप देख लेना, आपको यहाँ पर क्लैरिटी आती जाएगी। ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट। इसी के साथ बच्चे हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन के साथ साथ यहाँ पर दूसरा क्या आ जाता है? याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, multiplied by acceleration, normal reaction multiplied by acceleration, this is also बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या कांस्टेंट। ये भी बच्चे हमारे पास कांस्टेंट, इसके भी प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगे। HC वर्मा ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम उठाता है, लेकिन बच्चे कई और बुक्स जैसे इरिडो वगैरह जो अच्छी बुक्स हैं या DC पांडे, वो एक आधा क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक आधा क्वेश्चन आप देखते हो तो और उसमें भी ज्यादा नहीं पूछता है। उसके अंदर भी बच्चे वो नॉर्मल सी चीजें पूछता है कि अगर एक बॉडी की आपको एक्सेलरेशन पता है तो दूसरे की आपको बतानी। मैं आपको बताता हूँ इसमें हमारे पास है क्या। टीचर बच्चे हमें यहाँ पर बोलता है कि ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर वेज, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेज है एंड दिस इज द एंगल थीटा, और हमारे पास इसके ऊपर एक रॉड है बच्चे, ये रॉड। अब ये रॉड आपकी सीधी सीधी नीचे गिरेगी। अब एक बात ध्यान से समझना, ये अब तुम्हारा दिमाग है बच्चे इसके अंदर से, ये हमारे पास रॉड है और इस रॉड को ये एक गाइडेड पाथ है कि रॉड इधर उधर ना गिरे, बिल्कुल सीधी नीचे। ये रॉड ने बिल्कुल सीधी नीचे आना। ये रॉड अगर नीचे आती जाएगी, अगर ये रॉड नीचे गिरेगी तो बताओ ये इसकी जगह बनाने के लिए ये ट्रायंगुलर वेज कहाँ की तरफ को जाएगा? बताओ, आगे की तरफ को जाएगा कि पीछे की तरफ को जाएगा? क्या लगता है? अगर ये रॉड आपके पास नीचे ऐसे आएगी तो इसे नीचे जमीन की तरफ को आ रही है, तो इसकी जगह बनाने के लिए ये ट्रायंगुलर वेज जमीन पे कहाँ की तरफ को चलेगी? जरा बता सकता है कोई बच्चा? बोलो, ये इंक्लाइन प्लेन कहाँ की तरफ को जाएगा? बता सकता है कोई बच्चा? मतलब कि इस वेज, ये जो आपके पास रॉड है, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास गाइडेड पाथ होते हैं। ये गाइड होती है बच्चे हमारे पास। ये रॉड बिल्कुल सीधी सीधी नीचे। तो बताओ अगर इस रॉड ने नीचे आना है तो इसकी जगह बनाने के लिए ये आपके पास अभी यहाँ पर है, फिर थोड़ी सी और नीचे आएगी, तो इसकी जगह बनाने के लिए ये वाली जो इंक्लाइंड प्लेन है ये क्या करेगी? यहीं पे रुकी रहेगी, आगे राइट हैंड साइड पे जाएगी या लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी? क्या लगता है बच्चा आपको? शाबाश, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड। एग्जैक्ट, ये बच्चा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। अब क्वेश्चन भी यही है, क्या अगर ये नीचे गिर रही है आपके पास ऐसे और इसकी एक्सेलरेशन ऑफ रॉड है, तो आपने बताना कि ये कितने से बच्चे आपके पास यहाँ पर पीछे की तरफ,
व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज। अब बच्चा बोलता है सर मैं क्वेश्चन कैसे करूं, मैं तो गया फंस। मैं उसको बोलता हूँ घबराने का नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, घबराने का तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बताओ कि इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे होती है, और यही नॉर्मल रिएक्शन बच्चे इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पर काम करती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के बनाने आपने कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट लेने हैं बच्चे, जो कि आपके पास यहाँ पर किसकी तरफ हो, एक्सेलरेशन की तरफ। और मेरे पास यहाँ पर ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, ये आपके पास थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो बताओ ऊपर की तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, n cos थीटा। इसी तरीके से अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे बना देता हूँ, देखो बच्चे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं जब भी कोई प्रॉब्लम करवाता हूँ बच्चे, तो मैं बिल्कुल लास्ट लेवल तक लेके जाता हूँ। जो ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास बच्चे यहाँ पर 90 माइनस थीटा, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर थीटा, आप ऑल्टरनेट से भी कर सकते। और यहाँ पर मेरे पास n है, मतलब कि अगर आपका कोई दोस्त मान लिया जाए कोटा की तरफ को गया हुआ, कोटा गया हुआ या कोटा से कोचिंग ले रहा है, मेरा पर्पस ये होता है कि आपको कोटा के लेवल के बच्चे चीजें बताना, कि कोटा के लेवल के अंदर वहां पर ऐसा क्या बता दिया जाता है कि बच्चा बोलता है यार कोटा में जो बताते हैं वो कहीं नहीं बताते, या वहां पर जो प्रॉब्लम्स कराते हैं वो कहीं नहीं कराते, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, मैं करवा रहा हूँ वो प्रॉब्लम्स, और मैं आपको वो तरीका भी बता रहा हूँ। अब फोकस करना, यहाँ पर आप नॉर्मल रिएक्शन कौन सा लोगे, रिमेंबर आइडेंटिफाई या बच्चे आप डिसाइड करिए, आइडेंटिफाई और डिसाइड एक्सेलरेशन कर ली मैंने, आइडेंटिफाई, फिर बच्चे आइडेंटिफाई या डिसाइड करिए, आइडेंटिफाई या डिसाइड करिए नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन बच्चे हमारे पास, अलोंग, या तो अलोंग या फिर बच्चे 180 डिग्री ऑपोजिट, 180 डिग्री ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, ऑफ द एक्सेलरेशन। कैसे, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड कहाँ की तरफ को है, जरा बताओ, आपके रॉड कहाँ की तरफ को गिरी है, शाबाश बताओ बच्चे मेरे पास, नीचे। ये अगर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड बच्चे हमारे पास नीचे गिर रही है, तो इसके ऑपोजिट कौन सी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, n cos थीटा। ये वेज अगर यहाँ पर जा रहा है तो इसके अलोंग कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, n sin थीटा। अब लास्ट पॉइंट पता है क्या रह गया, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड मल्टीप्लाइड बाय n cos थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, n sin थीटा। यहाँ पर n से बच्चे n आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या रह गया, दोनों के बीच का रिलेशन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड और एक्सेलरेशन ऑफ वेज, और यहाँ पर साइन और ये कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है, शाबाश बताओ बच्चे, टेंजेंट। तो ये हमारे पास दोनों की एक्सेलरेशन का आपके पास रिलेशन। अब अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, और अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। देखा जाए तो बहुत सिंपल है और देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। मैं तो बेटा मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं कभी ऐसा करूंगा इसी प्रॉब्लम को देखूंगा कहीं पर इसका लंबा चौड़ा सोल्यूशन हो, मैं उसकी भी फोटो भेजूंगा, और लास्ट में आपको वो यही बोलेगा कि ये चीज, इवन अगर आप मेरे तरीके से काम करोगे तो HC वर्मा की कई प्रॉब्लम्स है, उसने पूरा आधा पेज लिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अगर मेरा कॉन्सेप्ट आप लगाओगे एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा, एक लाइन के अंदर, कि भैया अगर इसकी एक्सेलरेशन इतनी है तो इसकी इतनी, बड़ी सिंपल सी बात। अब ये रॉड नीचे गिर रही है, अब फोकस करना, मान लिया जाए इस रॉड का वेट आपके पास है स्मॉल mg, तो ये रॉड नीचे गिर रही है mg, तो बताओ आपके पास रॉड के लिए, अगर रॉड के ऊपर देखा जाए तो कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है, mg नीचे लग रही है, n cos थीटा ऊपर, और ये नीचे गिर रही है। रॉड के लिए कोई बच्चा मुझे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाकर बताएगा, तो mg माइनस ऑफ n cos थीटा और मास ऑफ द रॉड इनटू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे,
एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड आ जाएगी। अगर इस वेज का मास कैपिटल एम है, अब देखो अपोजिंग फोर्स कोई नहीं लग रही, ये आगे भागे जा रहा है, तो यहाँ पर एन साइन थीटा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेज, जिसका मास कैपिटल एम है। तो अब मैं वेज की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एन साइन थीटा एंड इज माइनस ऑफ 0 कैपिटल मास एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। अब मुझे करना क्या है, दिमाग लगाना, और मुझे यहाँ पर इन दोनों के एक्सेलरेशन को निकालने की कोशिश करनी। अब मैं यहाँ के बाद बच्चे, क्योंकि क्लास में कई बच्चे मेडिकल के भी बैठे होते हैं और कई नॉन मेडिकल के, नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो फिर भी उनको लगता है कि यार मेरे काम की चीज है, मेडिकल वाले बच्चों को लगता है सर ये हमारे काम की चीज नहीं। बात सच भी है, उनके काम की ये चीज ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि उनमें कुछ कमी है, कमी बच्चे एग्जामिनेशन सिस्टम की, वो अप्रोप्रिएट नहीं मानता है कि मेडिकल वाले बच्चे ऐसी प्रॉब्लम करें। इसके बाद मैं यहाँ पर बोलता हूँ, देखो बच्चे आपके पास ये तीनों इक्वेशंस है, आप इन तीनों पे जोर लगाओ और मुझे आंसर बता दो। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली बच्चे मैंने कहाँ से लिया हुआ, बच्चे आपके पास इरिडोव, ये बच्चा आपके पास इरिडोव का क्वेश्चन है, और इरिडोव के सॉल्यूशंस देखिएगा कहीं पर भी, और जो मैं करवा रहा हूँ उसको देखिएगा, आपको पता लग जाएगा मैंने पूरा का पूरा जो यहाँ पर काम है वो जल्दी भी किया है, और बच्चे हमारे पास कम जगह पे किया हो। जी बोलो शौर्य। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर एक बार सर वो वाला बता दीजिए स्टेप सर, मुझे आपने किया ना ए रॉड एन कॉस थीटा, उसमें सर एन कॉस थीटा हमने क्यों किया वैसे? बेटा ये तो बच्चे आपके पास फिर स्किल है ना बच्चे हमारे पास। अगर कोई पर्सन बोलता है कि आप पानी के अंदर जाते हो, और पानी के अंदर अगर आप जाते हो तो ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हो, तो आप बोलोगे सिंपल सरवाइव करने के लिए, ताकि हम जी सकें। ऐसे बच्चे, वो स्किल है, यानी कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्किल चाहिए बच्चे, और वो स्किल क्या है, आइडेंटिफाई और डिसाइड द एक्सेलरेशन, और आइडेंटिफाई और डिसाइड। मैंने क्या बोला, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका लंबा चौड़ा सॉल्यूशन दूं जिसमें 2-2.5 पेज लग जाएं, फिर जाकर आप कन्विंस हो जाए, सर जो आप कह रहे थे ना बिल्कुल सही, वैसे ही करते हैं, ये 2-2.5 पेजेस पे नहीं। तो या फिर आइडेंटिफाई डिसाइड नॉर्मल रिएक्शन अलोंग 180 डिग्री ऑपोजिट, या तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगे या अलोंग लगे, आपको ऐसा नॉर्मल रिएक्शन ढूंढना है। और फिर बच्चे एक्सेलरेशन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। श्योर। एक मिनट, एक चीज मेरे को बात, सर इसमें बोल जल्दी बोल बेटा। ओके सर, सर मेरे को ये पूछना था, ऐसे ऐसे आपने बोला है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है और एक्सेलरेशन 180 डिग्री के उसमें होता है सर लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ वेज और एन साइन थीटा में तो सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बेटा ये वर्ड क्या लिखा हुआ बच्चे, अलोंग, लेकिन मतलब मेरे को ऐसे समझ नहीं आई बात, मतलब ना कुछ एक्चुअली जैसे हम पहले भी कर आते हैं ना कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो एक्सेलरेशन के मतलब परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर 180 डिग्री पर होता है, मतलब ऐसा कहाँ पर बच्चे आपने 180 डिग्री देखा, सर, ऐसा कहाँ पर, ऐसा कहाँ देखा बच्चे? मतलब मैं पहले भी क्वेश्चन सर, जो पहले क्वेश्चंस किए थे सर, जिसमें किए थे ना हमने पहले, एक मिनट जिसमें हमने फ्री बॉडी मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ, उसके बाद तू बोलेगा सर ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं अगर तुझे बोलूं कि अगर कोई पर्सन बोलता है ए ऐसे ही क्यों लिखते हैं सर, ऐसे क्यों नहीं लिखते, क्या उसका क्वेश्चन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। तुम इसको ए मानते ही क्यों? मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा आप इसको ए क्यों माने, बोला हमको टीचर ने बताया था कि अगर आपको जिंदगी के अंदर सरवाइव करना है तो ए ऐसा ही मानना पड़ेगा। अब वो पहली क्लास का बच्चा अगर अड़ जाए और बोले कि बेटा मुझे ना ए ऐसे ही लिखना है, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। मेरी बात समझो, ये ए को ऐसे लिखना एक स्किल है। ऐसे बच्चे ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना इस ए लिखने जैसा है, यानी कि ये जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा। नंबर 2, मुझे एक बात बता कि लिफ्ट प्रॉब्लम में एक आदमी जब वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता है और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही होती है, आदमी पे नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग रहा होता है। अब ये आदमी की जब तू एक्सेलरेशन लिखता है
तो वो तो नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग होती है बच्चे। बता, अब मुझे एक बात बता, ये तो अलोंग है, ये तो 180 नहीं जा रही है, तुझे तो वहां पर क्वेश्चन उठाना चाहिए था, आया ना? यस सर। यहाँ पर अब बता, तूने बोला कि सर मैंने ऐसा देखा है कि एक्सेलरेशन नॉर्मल रिएक्शन से हमेशा 180 होती है, लेकिन यहां पर तो बच्चे लिफ्ट प्रॉब्लम में तो नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन तो 0 डिग्री पे थी। अब बता, अब मैं तेरी बात को यहां पर बोलूं तो, हाँ या ना? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं बच्चे, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको एक नॉर्मल, या तो आपको नॉर्मल रिएक्शन, ये कोई कंस्ट्रेंट है, इसके अंदर ये सिस्टम चलेगा कैसे? नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट एक गाइड को नीचे रोकने, ये n cos थीटा इस रॉड की मोशन को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? बताओ, शाबाश, अपोज करेगा। और ये n sin थीटा यहाँ पर बताओ हमारे पास हमारी इस वेज की मोशन को अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा? तो बेटा सपोर्ट करेगा ना, नहीं तो वेज आगे क्यों जाएगा? आपको कोई पर्सन पूछेगा नहीं कि कौन सी चीज है। अगर मान लिया जाए ये रॉड तो हवा में ले जाए और हवा में गिरा, हवा के अंदर, तो क्या ये वेज अपने आप आगे चला जाएगा? श्योर है? ये जो रॉड है ये हवा में ले जा, कांटेक्ट ब्रेक कर दे और कांटेक्ट ब्रेक कर दे इसका और इसको हवा में ले जाए, तो क्या बच्चे यहाँ पर कांटेक्ट ब्रेक करने से, हवा में ले जाने से, क्या रॉड नीचे अगर हवा में गिर रही है, कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, क्या ये वेज आगे की तरफ को चल पड़ेगा? मुझे एक बात, अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो वेज कैसे चलेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो वो कांटेक्ट ही नहीं तो कैसे चलेगा? इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन वेज को चला रहा है, और कौन सा कंपोनेंट चला रहा है? n sin थीटा, क्योंकि वही उसको आगे की तरफ को लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तो आपको यही देखना है, एक तो एक्सेलरेशन डिसाइड करना है, फिर वो नॉर्मल रिएक्शन, या तो वो नॉर्मल रिएक्शन बच्चे उस एक्सेलरेशन या कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का उसको सपोर्ट कर रहा होगा या अपोज। सिंपली आपने उस एक्सेलरेशन को n cos थीटा, एक्सेलरेशन को n sin थीटा मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे? कंस्ट्रेंट। इसी को कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कल मैं +2 बच्चों का डाउट क्लास ले रहा था, वो एक बच्चा बोलता है सर हमने तो सुनी नहीं ये बात जो आप बच्चों को ये बता रहे हो। मतलब कि आप ही के क्लास के बाद उनकी बात, उनकी क्लास होती है, तो मैं आपकी वीडियो वगैरह डाल रहा था, तो वो कहते हैं कि सर ये क्या चीज है? मैंने बोला कंस्ट्रेंट है। कहते सर कंस्ट्रेंट है, हमें किसी ने बताया नहीं, हमारे तो 3 दिन के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म कर दिया। मैं बड़ा कर, तो मैं भी 3 दिन में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन बात है कि मेरे अंदर बच्चे आत्मा है, मेरे अंदर सोल है कि जो भैया ये बोलेगी कि भाई तूने बच्चों को नॉलेज नहीं दी, कल को बच्चा इरिडो उठाएगा, कल को बच्चा कोटा जाएगा, कल को बच्चा कोटा के अपने किसी फ्रेंड से पूछेगा, बोलेगा कंस्ट्रेंट किया, बोला क्या किया? बोले यार वो टीचर तो बोलता था कि वो आकाश का एकेडमिक हेड है, उसको पता ही नहीं था कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। भाई पता था, वो टीचर बोलता था कि मैंने तो दिल्ली में भी पढ़ाया हुआ है, तो दिल्ली में पढ़ाया हुआ तो क्या वहां कंस्ट्रेंट नहीं कराते हैं? नहीं करवाते भाई। या आपको बच्चे यहाँ पर पता होना चाहिए, ये सारी चीजें बच्चे हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। खैर मैंने अब इसको ओपन एंड, अब जिसमें ताकत होगी वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा, और जिसको नहीं करना होगा वो बच्चा बोलेगा चलो हो गया काम कर। पर मैं मेडिकल वाले बच्चों को बोलूंगा आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने सीख लिया, बहुत बेहतर। नेक्स्ट वन। आज बच्चे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि अब इस चैप्टर का बच्चे हमारे पास लास्ट पॉइंट भी होगा। उसके बाद हम फ्रिक्शन चैप्टर बच्चे शुरू करेंगे, और बच्चा हमारे पास इसको बच्चे हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो बच्चा हमारे पास एक वर्ड है बच्चे जिसका मतलब होता है फॉल्स। पर कैसे? हाउ यू कैन सी अ फॉल्स फोर्स इन अ सिस्टम। एक सिस्टम बच्चे आपके पास फॉल्स फोर्स का अलार्म कैसे ट्रिगर कर सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चे आज हम समझेंगे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। एन ऑब्जर्वर, एक बच्चा हमारे पास ऐसा ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर विच इज एक्सेलरेटिंग, विच इज एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग, विच इज एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग, और रिटार्डिंग, और रिटार्डिंग, या फिर वो रिटार्ड कर रहे हैं,
या तो उसकी एक्सेलरेशन प्लस ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फिर उसकी एक्सेलरेशन माइनस ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात समझे? दे ऑब्जर्वर, जो बच्चा हमारे पास ऑब्जर्वर इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? शाबाश बताओ। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये हमारे पास क्या बन जाता है? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बन जाता है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास, तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये हम भी बनते हैं। अगर हम अपनी कार में एक्सेलरेट करते हैं बच्चे, तो हमारे पास नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हम भी बन जाते हैं। नेक्स्ट वन याद रखना बच्चे, अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या करता है बच्चे? वॉचेस, ये देखता है बच्चे, या ऑब्जर्व्स, या फिर ये ऑब्जर्व करता है। देखो ऑब्जर्वेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मान लिया जाए कि आपका कोई एक रिलेटिव है जो आपको हमेशा खेलते हुए देखता है, पढ़ते हुए नहीं देखता, तो उसकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप बहुत शरारती हो, जबकि आप उसको समझाओगे कि तुम मुझे किसी और टाइम पे ऑब्जर्व करो, वो बोलेगा नहीं नहीं तू शरारती है, मैंने देखा है तू शरारती है, मैंने देखा है जब भी मैंने तुझे 4 बजे देखा है तो खेलता हुआ नजर आया। तो वो ऑब्जर्वेशन है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। The non-inertial observer watches or observe a pseudo, यानी कि बच्चा हमारे पास a pseudo force on these surroundings, a pseudo force on these surroundings, यानी कि ये अपनी सराउंडिंग्स के अंदर क्या देखता है बच्चा? आपके पास एक pseudo force देखता है, लेकिन सराउंडिंग्स के ऊपर कैसे देखता है बच्चा हमारे पास? नंबर वन बच्चा हमारे पास pseudo force. Pseudo force is given by pseudo force बच्चा आपके पास कैसे दी जाती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ये थोड़ा थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी जैसा है। नेक्स्ट वन, pseudo force has a direction, इसके पास जो डायरेक्शन होती है बच्चे is opposite to the, this is opposite to the direction of the observer, this is opposite to the direction of the observer। तो बच्चा बोलता है सर थोड़ा और ढंग से बताओ, तो मैं उसको थोड़ा और ढंग से बताता हूँ। देखिए सपोज कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर एक गाड़ी के अंदर बैठा हो, सपोज के बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, या आपके पास एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, या हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि बच्चे गाड़ी पे बैठा और गाड़ी बच्चा हमारे पास एक्सेलरेट कर रही है। ये बच्चा हमारे पास गाड़ी, ये ब्लैंक, और ये गाड़ी बच्चा हमारे पास एक्सेलरेट कर रही है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर, ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर बच्चा हमारे पास गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, और गाड़ी बच्चा हमारे पास क्या कर रही है? आगे की डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट कर रही है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर है, फोकस करें, ये बच्चा ऑब्जर्वर, Now this is the observer, और ये गाड़ी बच्चा हमारे पास आगे की तरफ को एक्सेलरेट कर रही, फोकस करें। अगर ये गाड़ी आगे की तरफ को एक्सेलरेट कर रही और सामने बच्चा हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए एक पेड़ है बच्चे, दिस इज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये बच्चा हमारे पास ब्रांच ऑफ अ ट्री है बच्चा हमारे पास, और इस ब्रांच ऑफ ट्री के ऊपर बच्चा हमारे पास एक मास को लटकाया गया। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये रस्सी है, और इस रस्सी के नीचे बच्चा हमने एक मास को क्या किया हुआ? सस्पेंड किया हुआ, ये मास को सस्पेंड किया, ये मास यहाँ पर सस्पेंडेड है। अब देखते हैं बच्चे कि इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आता है, मैं बताता हूँ। इस ऑब्जर्वर को पहली चीज तो ये नजर आएगी कि आपके पास इसका वेट mg कहाँ की तरफ को लग रहा है? नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, सोच के देखना। और इसको इस रस्सी में टेंशन कहां पर नजर आएगी बच्चे? आपके पास ऊपर, ये टेंशन T बच्चे आपके पास ऊपर की तरफ को नजर आएगी। यानी कि पहली चीज ये बोलेगा कि ये मास आपके पास वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे,
और वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे कैसे है, बोलेगा जितनी ऊपर टेंशन लग रही है उतनी नीचे वेट लग रही है mg। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, जब ये ऑब्जर्वर आगे की तरफ को जाएगा तो यहां पर इसको ये मास कहां पर आते हुए नजर आएगा बच्चे, बताओ शाबाश। इसको ये मास कहां पर आते हुए नजर आएगा, बताओ शाबाश। ये अगर आगे की तरफ को एक्सेलरेट करेगा, अगर ये बच्चा हमारे पास आगे एक्सेलरेट करेगा, इसको ये मास अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा या अपने से दूर जाता हुआ नजर आएगा, बोलो शाबाश। इसको Towards the ये मास observer. अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा, और क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसको ऐसा लगेगा कि ये मास भी आपके पास इसकी तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो दूसरा बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ये इसको क्या लगेगा, प्रॉब्लम ये इसको क्या लगेगा, अगर कोई और पर्सन रेस्ट के ऊपर है उसको नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ये कौन सा बच्चा हमारे पास ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर क्या ऑब्जर्व करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ये ऑब्जर्व करेगा, द मास इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, द मास इज एक्सेलरेटिंग, ये मास है वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कहां पर बच्चे, इज टुवर्ड्स, द मास इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स, ये मास जो है बच्चा आपके पास एक्सेलरेट कर रहा है बच्चा कहां पर, टुवर्ड्स, या आपकी तरफ को बच्चे एक्सेलरेट कर, ये इसको नजर आएगा, ये ऐसा सोचेगा, क्योंकि ये खुद एक्सेलरेट। जब आप आगे जाते हो तो बताओ दुनिया कहाँ की तरफ को जाती है, शाबाश बताओ। जब आप आगे जाते हो तो दुनिया कहाँ की तरफ, पीछे। अगर आप बिल्कुल, अगर आप आगे एक्सेलरेट करते हो तो दुनिया पीछे एक्सेलरेट करती है, इसको ऐसा नजर आएगा कि ये मास इसकी तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, देयरफॉर यहां पर ये बोलेगा एक अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे लग रही है, क्या लग रही है बच्चे, इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, क्योंकि कोई चीज इस पे एक्सेलरेट कर रही है, एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये बच्चे आपके पास इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर लग रही है। लेकिन बच्चे हमारे पास जैसे ये रुक जाए तो बताओ क्या ये मास इसको एक्सेलरेट होता हुआ नजर आएगा कि नजर नहीं आएगा, शाबाश बताओ। नहीं, और अगर ये अपनी एक्सेलरेशन डबल कर ले तो इसको ये मास डबल एक्सेलरेशन से आता हुआ नजर आएगा। अगर ये बच्चे पीछे की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाए तो इसको ये मास कहां पर एक्सेलरेट होता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल अलग ढंग से। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास देयरफॉर इस वजह से, क्योंकि ये रियल फोर्स नहीं है, देयरफॉर ये जो फोर्स इसके ऊपर इसको नजर आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारे पास स्यूडो फोर्स नजर आएगी। और ये स्यूडो क्यों है बच्चे कि ये फोर्स आपके पास रियल नहीं, कोई पर्सन इस मास के ऊपर फोर्स लगा रहा है, नहीं, ये तो इसकी थॉट है बच्चे, ये तो बच्चे हमारे पास इसका थॉट है कि शायद से इस पे कोई फोर्स लग रही है तो ये मास इसके पास आ रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स नजर आएगी इसको ये क्या बोलेगा बच्चे हमारे पास, स्यूडो फोर्स। व्हाई दिस इज नोन एज टू बी स्यूडो फोर्स, जरा बताओ बच्चे मुझे, व्हाई दिस इज नोन एज टू बी द स्यूडो फोर्स, कोई बच्चा मुझे बताए, शाबाश। बिकॉज क्यों बच्चे हमारे पास, बताओ बोलो, बिकॉज ये बच्चा हमारे पास इट इज डिपेंडेंट ऑन दी, बोलो शाबाश, इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर, ये बच्चा हमारे पास ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये रियलिटी है बच्चे हमारे पास, ये रियलिटी है, मतलब कि हम इसको अगर देखें तो हमको समझ में आता है। अगर मैं आगे एक्सेलरेट करता हूं तो मेरे आसपास की बिल्डिंग्स कहाँ की तरफ हो जाती है, पीछे की तरफ, तो मतलब ये सूडो फोर्स हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगती है। और ये हमको क्या सिखाना चाहती है बच्चे, ये हमको सिखाना चाहती है बच्चे कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये बिल्डिंग पीछे एक्सेलरेट हो रही है, अगर कोई चीज एक्सेलरेट हुई तो इसका मतलब उस पर क्या लगेगी बच्चे, फोर्स। लेकिन क्या रियलिटी में कोई उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, आंसर नहीं, ये तो मेरी सोच है। मैं अगर रुक जाऊंगा तो ये फोर्स भी जीरो हो जाएगी, इस वजह से मैं इस फोर्स को क्या बोल देता हूं बच्चे, स्यूडो फोर्स। ये सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन जो आ रही है बच्चे, ये ऑब्जर्वर की एक हॉक्स है, एक बच्चे हमारे पास उसके सोचने का तरीका है बच्चे, उसको ऐसा नजर आता है,
उसको ऐसा लगता है बच्चे कि ये सारी चीजें पीछे एक्सेलरेट कर रही हैं, तो शायद से इन पे कोई फोर्स लग रही है, और हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चे, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स बच्चा हमारे पास किस पे लगती है, याद रखना बच्चे। जैसे अगर कोई पर्सन कार चला रहा है, अब देखते जाना बच्चे, फोकस करना। नाउ दिस इज द एग्जांपल। ये कार बच्चा हमारे पास अगर आगे की तरफ को एक्सेलरेट हो जाती है, अब इस कार के अंदर बच्चा हमारे पास आप भी बैठे हुए। एक बात बताओ कि जैसे ही ये कार आगे की तरफ को एक्सेलरेट होती है, इस कार के अंदर एक पेंडेंट समझते हो बच्चे, एक बच्चा आपके पास आगे भगवान की मूर्ति या कुछ शो पीस बच्चे में लटका देते। बताओ जैसे ये कार आगे एक्सेलरेट होती है, तो बताओ बाहर वाले को नजर आता है कि ये पेंडेंट यहीं पे लटका हुआ है कि पीछे की तरफ को जाता है, बताओ। अब अगर देखा जाए तो अब बाहर वाले पर्सन से बोलो कि ये पीछे क्यों गया, बोले यार पता नहीं किसने फोर्स लगा दी, इसको कोई धक्का मार रहा है, नहीं, ये तो कार आगे एक्सेलरेट होती है तो अपने आप पीछे चला जाता है। मैं भी पीछे जाता हूँ, पैसेंजर्स भी पीछे चले जाते हैं, ऐसा क्यों है? और ऐसा होने की वजह बच्चा हमारे पास अगेन क्या है बच्चा, हमारे पास स्यूडो फोर्स। कैसे? बाहर वाला ऑब्जर्वर बोलेगा, याद रखना स्यूडो फोर्स किस पे लगती है बच्चे, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है बच्चे जो ऑब्जेक्ट्स बच्चे हमारे पास नॉट फिक्स्ड, जो कि बच्चे फिक्स नहीं है बच्चे। यानी कि मैं इस कार में से उतर सकता हूं, बिल्कुल। मैं इस कार के अंदर इस पेंडेंट को उतार सकता हूं, बिल्कुल। मैं बच्चे इस कार के अंदर वो सारी चीजें बच्चे जो इस कार में से डिटैच हो सकती हैं, उन पर सूडो फोर्स लगती है। क्या टायर पे बच्चे सूडो फोर्स लगेगी? नहीं। क्या स्टीयरिंग पे सूडो फोर्स लगेगी? नहीं। और जैसे ये कार आगे एक्सेलरेट करेगी, तो इसका मतलब इस कार के हिसाब से इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी, और सूडो फोर्स के हिसाब से ये फोर्स कहां पर लग जाएगी बच्चे, शाबाश बताओ, MA पीछे की, क्योंकि इसका मास mkg था। और हमारे पास अब देखा जाए तो इस पे सूडो फोर्स लगी पीछे। देखो फोर्स के लिए एजेंसी की जरूरत होती है, अगर आपको वो एजेंसी नजर नहीं आ रही, वो बॉडी नजर नहीं आ रही जो फोर्स लगा रही है, तो आप बोलोगे ये फोर्स सूडो है। तो हमारे पास ये मास कहाँ की तरफ को चला जाएगा, पीछे। तो ये हमारे पास MA चला गया पीछे, और ये MG बच्चा हमारे पास कहाँ पर आ गया, नीचे की तरफ। ये और ये एंगल बच्चा हमारे पास थीटा, ये टेंशन T। अब टेंशन T के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, शाबाश बताओ, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, ये T cos थीटा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, T sin थीटा। ये टेंशन क्या करती है, ये इस मास को इस आपके पास जो छत है उसके साथ जोड़ के रखती है। जैसे मास पीछे जाता है, ये रस्सी खिंच जाती है और टेंशन डेवलप हो जाती है, और इस टेंशन की वजह से ये जो मास है, ये मास बच्चा हमारे पास यहीं पे रह जाता है। इसके ऊपर सूडो फोर्स लगी MA पीछे, MG बच्चा हमारे पास नीचे, और बताओ क्या क्या, ऊपर टेंशन कौन सी लगी है, T cos थीटा, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या लगी, T sin थीटा। और ये मास अब कहीं नहीं जाएगा, ये मास यहाँ पे टिक के एक एंगल बनाकर रखता है। तो बताओ बच्चे T sin थीटा किसके बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे, MA के बराबर है। और T cos थीटा किसके बराबर है, शाबाश बताओ, MG के बराबर। इसी वजह से तो ये मास उड़कर पीछे नहीं चला जाता। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे रस्सी थोड़ी सी भी कमजोर हो और आप कार को एक्सेलरेट करो, तो हो सकता है ना बच्चे कि आप कार को एक्सेलरेट करो और ये रस्सी को तोड़कर ये मास कहां पर गिर जाएगा, पीछे की तरफ, जो पीछे पैसेंजर है उसकी गोदी में गिर जाएगा। अब किसने उसको फेंका, तो बोलोगे पता नहीं किसने फेंका, लेकिन वो पीछे तो आया, तो आप बोलोगे इस पे सूडो फोर्स लगी, जिसकी वजह से पीछे आ गया। सूडो फोर्स हर जगह पे लगती है, जहां पर जैसे मैं किसी कार में बैठा, कार वाले ने ब्रेक लगाई, मैं अपने आप आगे चला जाता हूँ, मैं जाता हूँ ना आगे बच्चे, माथा टेकता हूँ ना बच्चे, जब मैं आगे माथा टेकता हूँ तो मेरे पे फोर्स लगी, किसने फोर्स लगाई पता नहीं, लेकिन मैं तो आगे डी एक्सेलरेट हुआ, तो मैं बोलूंगा मेरे पे किसी ने सूडो फोर्स लगाई, क्योंकि कार डी एक्सेलरेट हुई तो मेरे पे सूडो फोर्स लगी। इन दोनों को डिवाइड कर दो, बताओ क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बोलो। डिवाइड कर देंगे तो साइन अपॉन कॉस, T से T कैंसिल, तो टेंजेंट ऑफ थीटा, मास से मास भी कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, A अपॉन G। तो ये बच्चा हमारे पास अगेन
आपके पास HCV की प्रॉब्लम है और ये +2 में बहुत काम आने वाली है। +2 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये आपके पास बहुत बहुत काम आने वाला रिलेशन है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू MA अपॉन। चलिए, सो आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं। अब बाकी चीजें अब हम कल करेंगे, और कल बच्चे हम नया चैप्टर भी शुरू करेंगे बच्चे, और आपको DPP वगैरह सब हो जाएगा आपका आज। तो उसके बाद बच्चे इसके अंदर से हम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे, फ्रिक्शन। चलिए बच्चे, ठीक है बेटा, इसको आप पढ़ लेना एक बार। थैंक यू सर। ओके।